लिए थे? अकबर जी के बारे में, है ना? हम लोग ये पढ़ लिए थे अकबर के समय काल में झारखंड, यही पढ़े थे ना? अच्छा, हम लोग अकबर के समय काल में झारखंड में किस किस बात पे चर्चा किए थे? तो हम लोग ये देखे थे कि अकबर के समय काल में पहला राजा था अकबर, जो झारखंड को क्या बनाया था? करदाता प्रदेश बनाया था ना? एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं क्योंकि कल का क्लास तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है ना? तो ऑनलाइन पे जाएगा, तो ऑनलाइन वाले लोग के लिए जल्दी से एकदम फास्ट फॉरवर्ड हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? अकबर के समय काल में झारखंड। देखो, पहला पॉइंट क्या बताए थे कि अकबर के समय काल में नागवंशियों का क्या संबंध था? क्या संबंध था? तो अकबर के समय काल में नागवंशी शासक कौन? मधु शाह। कौन थे? मधु शाह। और मधु शाह को किसने हराया? अकबर का सेनापति शहबाज खां खंबो। किसने हराया था? शहबाज खां। और पहली बार मधुकरण शाह या मधु शाह को टैक्स देने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। फिर हम लोग देखे थे अकबर के समय काल में अकबर का एक सेनापति था मान सिंह, है ना? तो मान सिंह जब उड़ीसा के अभियान के लिए जा रहे थे, उड़ीसा में कौन? कुतलुक खां और उसका बेटा निसार खां जब अभियान के लिए जा रहे थे, तो इनके सेना में जो यूसुफ चच कश्मीरी था, कमांडर कौन थे? यूसुफ चच कश्मीरी। यूसुफ चच कश्मीरी के कमांडिंग सेना में कौन शामिल हो गए थे? मधु शाह। और इसी समय हम लोग को पता चला था कि सिंह वंश का शासक रंजीत सिंह, सिंह वंश का शासक कौन? रंजीत सिंह, ये भी क्या हो गए थे? मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गए थे। ये कहानी देख लिए थे हम लोग। फिर हम लोग देखे थे कि मान सिंह बंगाल के अभियान के लिए जा रहा था, और जब मान सिंह बंगाल का अभियान जा रहा था 1592 में ना, 1592 में, तो बंगाल के अभियान के दौरान झारखंड से होकर गुजरा। और झारखंड में क्या किया? परा, तेलकुप्पी, पंचेत का किला, इन सब का जीर्णोद्धार करवाया। फिर साहेबगंज में क्या बनवाया? अकबर नगर बनवाया था ना? परकोट्टा तार से घिरा हुआ, क्या बनवाया था? अकबर नगर बनवाया था। तो ये सब चर्चाएं हम लोग पहले ही कर चुके थे। एक बात पे नहीं किए थे कि अकबर के समय काल में चेरो वंश के साथ कैसा संबंध था, ये बात हम लोगों ने नहीं किया था। तो लगाएंगे हेडिंग अकबर के साथ या अकबर के समय काल में चेरो वंश। अकबर के समय काल में चेरो वंश, लगाएं हेडिंग। अब इसे पहला पॉइंट क्या समझना है, एकदम ध्यान से समझना है कि अकबर के समय काल में चेरो वंश का शासक कौन था। तो एक वर्ड में आंसर देना है कि चेरो वंश का शासक था भगवत चेरो। कौन सा चेरो? भगवत चेरो। कहीं कहीं पर इनका नाम रणपत चेरो के नाम से भी पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? अकबर के समय काल में चेरो वंश का शासक कौन? भगवत चेरो। कहीं कहीं पर इनका नाम किस नाम से भी मिल सकता है? रणपत चेरो के नाम से भी पाया जाता है। तो दो पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो चेरो वंश का हमेशा से आदत था कि किसी को भी टैक्स नहीं देना। तो जब अकबर ने भगवत चेरो से टैक्स मांगा होगा, तो भगवत चेरो ने क्या किया होगा? नकार दिया होगा, इनकार कर दिया होगा कि भैया हम लोग क्यों टैक्स दें, क्योंकि बात तो सही था, आप अकबर है, अपना घर में रहिए, हम लोग क्यों आपको टैक्स दें। यानी चेरो वंश के शासक भगवत चेरो ने महाराज अकबर को क्या कर दिया होगा? टैक्स देने से मना कर दिया। जब इन्होंने टैक्स देने से मना किया, तो उसी समय पूरे बिहार क्षेत्र का सूबेदार कौन बना? मान सिंह। पूरे बिहार का सूबेदार मान सिंह। कब बना था? तो 1588 1589 बोल सकते हैं। 1589 के आसपास बिहार का सूबेदार कौन बनेगा? मान सिंह। देखिए, यानी अकबर के समय काल में बिहार का सूबेदार कौन? बिहार का सूबेदार मान सिंह। अकबर इनको खबर भेजवाया कि भैया चेरो वंश के जो राजा हैं भगवत चेरो, वो टैक्स देने से क्या कर दी?
इनकार कर दी। ये सूचना किसके पास पहुंचा होगा? किसके पास? मान सिंह के पास। अब जैसे ही ये सूचना मान सिंह के पास पहुंचा, याद रखिएगा, जैसे ही ये सूचना किसके पास पहुंचा? मान सिंह के पास पहुंचा, मान सिंह ने क्या डिसीजन दिया? मान सिंह अपना बेटा जगत सिंह को कहा कि तुम संभालो बिहार, हम कहां चले? झारखंड चले। अपना बेटा जगत सिंह को पाटलिपुत्र का जिम्मेदारी देगा कि पटना वाला जो क्षेत्र है उसकी देखभाल कौन करेगा? जगत सिंह। और मान सिंह किस पर आक्रमण करने जाएगा? भगवत चेरो पर। मान सिंह निकल पड़ेगा भगवत चेरो पर आक्रमण करने। किस पर आक्रमण करने? भगवत चेरो पर आक्रमण करने। अब मान सिंह के पास बहुत बड़ी सेना, अब इतनी बड़ी सेना के सामने भगवत चेरो नहीं टिक पाएगा और भगवत चेरो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। यानी इस युद्ध में मान सिंह के आक्रमण में कौन परास्त होगा? भगवत चेरो। और भगवत चेरो को तो परास्त कर देगा, टैक्स देने के लिए मजबूर भी कर देगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो आक्रमण होगा इसमें मान सिंह को 54 हाथी मिलेगा। कितना हाथी मिलेगा? 54 हाथी। और 3 अप्रैल 1590 को इस आक्रमण के दौरान जो भी लूट का माल मिलेगा, हाथी मिलेगा, वो सब कहां पेश किया जाएगा? अकबर के दरबार में। कब पेश किया जाएगा? 3 अप्रैल 1590 को। तो पूछे कि मान सिंह ने भगवत चेरो पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1590। और जो भी इस आक्रमण के बाद सामान मिला था, लूट का माल, 54 को हाथी था, हीरे थे, जवाहरात थे, तो जो भी सामग्री मिली थी उन सबको कहां पेश किया गया था? अकबर के दरबार में। कहां पेश किया गया? अकबर के दरबार में, अकबर के समक्ष। कब पेश किया गया था? एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1590। क्लियर है? दिखाना होगा कहानी? लिखते नहीं आप लोग? अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम, हाँ, पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर लिखा दे रहे हैं। तो कहानी ज्यादा लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है, नोट्स तो रहेगा, लेकिन रिवीजन करने में समय लगेगा। लेकिन डायग्राम रहेगा तो हाँ, बिहार का सूबेदार मान सिंह, चेरो वंश का राजा कौन? भगवत चेरो, आक्रमण करने गया 1590। इनका बेटा का नाम जगत सिंह। मान सिंह का बेटा कौन? जगत सिंह। और अकबर के समक्ष 3 अप्रैल 1590 को क्या हुआ? 54 को हाथी पेश किया गया और लूट का सामग्री, लूट का सामग्री और क्या पेश किया गया? 54 हाथी। किसके समक्ष? अकबर के समक्ष। चलो तो जल्दी लिखो, लिखा रहे हैं, जल्दी लिखो, शॉर्ट शॉर्ट में लिखाएंगे। लिखो कि अकबर के समय काल में, लिखना शुरू कीजिए। अकबर के समय काल में चेरो वंश के राजा भगवत चेरो थे। अकबर के समय काल में चेरो वंश के राजा भगवत चेरो थे। कौन सा चेरो? भगवत चेरो। अकबर के समय काल में चेरो वंश के राजा भगवत चेरो थे। स्लैश देके रणपत चेरो भी लिख लेना है। ये इन्होंने अकबर को टैक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे माल गुजारी, इन्होंने अकबर को क्या लिखिएगा? टैक्स, टैक्स, ब्रैकेट में क्या लिख लेना है? माल गुजारी देने से, माल गुजारी देने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। अकबर को टैक्स, ब्रैकेट में क्या लिखना है? माल गुजारी देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आगे लिखिए। अकबर ने, नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने तात्कालीन बिहार के सूबेदार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अकबर ने तात्कालीन बिहार के सूबेदार, तात्कालीन मतलब उस समय के, अकबर ने तात्कालीन
बिहार के सूबेदार मान सिंह को, तत्कालीन बिहार के सूबेदार मान सिंह को आक्रमण करने का, मान सिंह को आक्रमण करने का आदेश दिया। तत्कालीन बिहार के सूबेदार मान सिंह को क्या आदेश दिया? आक्रमण करने का आदेश दिया। लिखिए, मान सिंह ने अपने बेटे, मान सिंह ने अपने बेटे जगत सिंह को, अपने बेटे जगत सिंह को पाटलिपुत्र का, मान सिंह ने अपने बेटे जगत सिंह को पाटलिपुत्र का जिम्मेवारी सौंपकर, अपने बेटे जगत सिंह को पाटलिपुत्र का जिम्मेवारी सौंपकर 1590 में, 1590 में, 1590 यानी कि 1590 में भगवत चेरों पर आक्रमण कर दिया। 1590 में भगवत चेरों पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? भगवत चेरों पर आक्रमण कर दिया। लिखिए, इस आक्रमण से मिले, इस आक्रमण से मिली सामग्री, इस आक्रमण से मिले सामग्री एवं 54 हाथी, इस आक्रमण से मिली सामग्री एवं कितना हाथी? 54 हाथी 3 अप्रैल 1590 को, 3 अप्रैल 1590 को अकबर के समक्ष, अकबर के समक्ष पेश किया गया। किसके समक्ष पेश किया गया? अकबर के समक्ष। 3 अप्रैल 1590 को क्या किया गया? अकबर के समक्ष पेश किया गया। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलो, अब लास्ट पॉइंट, अकबर के समय काल का आखिरी पॉइंट लिखिए कि अकबर के समय काल में, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, अकबर के समय काल में अकबर के समय काल में क्या लिखना है? हजारीबाग का क्षय और चंपा परगना, समय काल में कहां का? हजारीबाग का क्षय और चंपा परगना, क्षय एवं चंपा लिखिएगा, परगना बिहार सूबा में शामिल था। क्षय एवं चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था। कहां शामिल था? बिहार सूबा में शामिल था। और इसका माल गुजारी कितना था? तो लिखिए, इसकी माल गुजारी 15,500 रुपया था। इसकी माल गुजारी कितनी थी? 15,500 रुपये थी। किसकी? क्षय और चंपा की। तो अकबर के समय काल में पूरा का पूरा क्षय और चंपा परगना कहां शामिल था? बिहार सूबा में शामिल था। और इसका टोटल माल गुजारी कितना था? 15,500 रुपये। किसका? क्षय और चंपा परगना का। क्लियर है? चलो, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो बाबर पढ़ लिए, हुमायूं पढ़ लिए, शेरशाह पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़े? अकबर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने वाले? जहांगीर। तो लगाएंगे हेडिंग, जहांगीर के समय काल में झारखंड। जहांगीर के समय काल में झारखंड। जहांगीर के समय काल में झारखंड।
किसके समय काल में? जहांगीर के समय काल में झारखंड। चलो अब सेम टू सेम जहांगीर के समय काल में झारखंड का भी कई लेयर होगा, तो इसको 4 पार्ट में मेनली हम लोग को समझना है। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि जहांगीर के समय काल में नाग वंश से कैसा संबंध रहा, जहांगीर के समय काल में चेरो वंश से क्या संबंध रहा, जहांगीर के समय काल में मानभूम क्षेत्र से कैसा संबंध रहा, और जहांगीर के समय काल में राजमहल क्षेत्र में क्या हुआ। अगर हम लोग देखना चाहते हैं जहांगीर के समय काल में झारखंड, तो कम से कम 4 हम लोग को हिस्सा देखना है कि नागवंश में क्या हुआ, चेरो वंश में क्या हुआ, मानभूम में क्या हुआ और राजमहल में क्या हुआ। ये सब हम लोग को देखना होगा। देखो तो एक एक करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? नागवंश। जहांगीर के समय काल में नागवंश, पहले इसी को समझते हैं। देखो जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर ने झारखंड में जहां जहां अपना कब्जा बनवाया था मानसिंह के माध्यम से, वो सभी क्षेत्र क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो टैक्स देने के लिए एग्री था। अकबर के समय काल में कौन था? मधु शाह। तो जब तक अकबर जिंदा रहा, अकबर कब तक रहा? 1605। 1605 के बाद कौन हो गया? अकबर का मृत्यु हुआ। जैसे अकबर का मृत्यु हुआ, यहाँ पे चेरो लोग मुगल सेना को मार के भगाया, पीट पीट के भगाया। जब नागवंशियों से टैक्स लेने आया तो लोग उल्टा पीटा। इधर राजमहल क्षेत्र में तो कोई बोलना ही नहीं है, टैक्स ही नहीं दिया। यानी सभी क्षेत्र अपने आप को क्या घोषित कर दिए? स्वतंत्र घोषित कर दिए कि भैया अकबर को टैक्स देते थे, अब अकबर रहा नहीं तो टैक्स हम लोग नहीं देंगे। क्लियर है? देखो अब यहां पे कहानी क्या होता है कि जैसे यहां पे अकबर बदला और अकबर के जगह पे कौन आया? जहांगीर। वैसे ही नागवंश में क्या हुआ? तो नागवंश में यहां से मधुकरण शाह या मधु शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? दुर्जन साल। कौन बना? दुर्जन साल। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। और नागवंश में मधु शाह के बाद कौन आया? दुर्जन शाह। मतलब ये दोनों एक समय का है, ये दोनों तात्कालीन है, कंटेम्परेरी है, और ये दोनों तात्कालीन है। अकबर के समय मधु शाह, जहांगीर के समय दुर्जन शाह। तो जैसे ही दुर्जन साल राजा बना, ये मुगलों को नजराना देना या माल गुजारी देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। बोला कि भैया हम टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कौन देता था? मेरा उत्तराधिकारी पिताजी। किसको देता था? तुम्हारे पिताजी को। दोनों मर गए, किस्सा खत्म। ठीक है, किस्सा खत्म। यानी दुर्जन साल ने जहांगीर को टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो पहला पॉइंट यही समझ में आया। फिर जहांगीर क्या करेगा? धीरे धीरे इस क्षेत्र में कंट्रोल लाएगा। कैसे समझिएगा? सबसे पहले जहांगीर इस क्षेत्र का, स्पेशली बिहार का, जहांगीर के द्वारा बिहार का नया सूबेदार, बिहार का नया सूबेदार किसको बनाया जाएगा? जफर खां को बनाया जाएगा। ये बात है 1607 का। क्या कह रहे हैं हम लोग? 1607 के आसपास की बात है। बिहार का नया सूबेदार जहांगीर किसको बनाया? जफर खां को। और इसको आक्रमण का भी आदेश देगा। यहां से जेएसएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आप कहानी को कनेक्ट करने के लिए सुन लीजिए कि जफर खां को आदेश क्या देगा? दुर्जन साल में आक्रमण करने का। लेकिन किसी कारणवश जफर शाह को बीमार पड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी जफर शाह जो आक्रमण किया किस पर? दुर्जन साल पर, ये असफल हो गया।
कमांडर ही मर जाएगा तो सेना का तो मनोबल खत्म हो जाएगा ना। तो 1607 के आसपास बिहार का सूबेदार कौन? जफर खां। जहांगीर के आदेश अनुसार किस पर आक्रमण किया? दुर्जन साल कहां का राजा? नागवंशी राजा। तो नागवंशी राजा पर आक्रमण किया, पर यह आक्रमण क्या रहा? असफल रहा, सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? कि जफर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, बीमारी से ये मर गया, मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब तुरंत जैसे ये मरेगा तो बिहार का फिर से नया सूबेदार आएगा ना। अब जहांगीर फिर से बिहार का ये 1 नंबर दे देते हैं। अब 2 नंबर में किसको सूबेदार बना के भेजेगा? इस्लाम खां। 2 नंबर में सूबेदार कौन बनेगा? इस्लाम खां। पर पता नहीं उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र चल रहा था, ये भाई साहब का भी मृत्यु हो जाएगा, इसकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी मानते हैं कि दुर्जन साल के जो गुप्तचर होते थे उन्हीं लोगों ने इन लोगों को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। कोई ना कोई दवाई खिला पिला दिया होगा, जड़ी बूटी, और जिससे दोनों क्या हो गए? टपक गए। कौन कौन? जफर खां और इस्लाम खां। दोनों मर गया, बीमारी से मरा। दोनों किससे हो गया? बीमारी से। चल बस, तब जाके एक नया सूबेदार आएगा। सूबेदार तो लाना ही है। अब ये नया सूबेदार कौन आएगा? इब्राहिम खां। जहांगीर के द्वारा बिहार का नया सूबेदार कौन बनेगा? इब्राहिम खां। – 1607 से 1615 पहुंच गए हैं। समय बीतता जा रहा है ना। 15, हाँ। अब इब्राहिम खां को क्या आदेश देगा? दुर्जन साल पर आक्रमण करने का आदेश मिलेगा। किसको? इब्राहिम खां को। अब ये इब्राहिम खां अपना सेना को लेकर किस पर आक्रमण करेगा? दुर्जन शाह पे आक्रमण कर देगा। यानी इब्राहिम खां वो सूबेदार था जहांगीर का, इसने दुर्जन साल पे क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया। जब दुर्जन साल पे आक्रमण किया, बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया, और इतनी बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया कि केवल दुर्जन साल को हराया नहीं, दुर्जन साल को बंदी बना लिया। पकड़ लिया मतलब बंदी बना लिया। और इनको बंदी बना के कहां पेश किया गया? जहांगीर के दरबार में ले जाएगा ना। तो इब्राहिम खां ने नागवंश पे आक्रमण करके नागवंशी महाराज को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसको? दुर्जन साल को। और दुर्जन साल को कहां पेश करेगा? जहांगीर के समक्ष, जहांगीर के दरबार में। और साथ ही साथ इस आक्रमण में अपार धन संपत्ति मिलेगा। हम लोग क्या जानते हैं, छोटनागपुर के महाराजा लोग क्या थे? हीरे के खान का मालिक, खाने आलमा। तो सोचो कितना धन दौलत मिला होगा। सारा हीरा सोना को लूट के ले गया। अब जहांगीर को लगा कि भैया बढ़िया काम किया है, इतना इतना क्या लेके आया? हीरा लेके आया है, सामान लेके आया है, हाथी लेके आया है, 23 को हाथी था साथ में। पूरा खुश हुआ जहांगीर। और खुश होने के बाद इस अभियान के कारण इब्राहिम खां को एक उपाधि देगा। कहेगा आप क्या हैं? जंग को फतेह करने वाले हैं। फात जंग की उपाधि मिलेगी, यानी जंग को फतेह करने वाला। फतेह मतलब जीतने वाला। यानी जहांगीर के द्वारा इस अभियान के बाद इब्राहिम खां को कौन सा उपाधि मिलेगा? फतेह जंग या फिर फात जंग। फात जंग या फिर फतेह जंग। जंग को फतेह करने वाला कौन? इब्राहिम खां। उससे ज्यादा दे रहे हैं। साथ ही साथ 4000 का क्या देगा? मनसबदारी देगा। कितना का मनसबदारी? 4000। मनसबदारी मतलब एक गांव का पूरा इलाका मिल जाना। आप ही को सेना रखना है, आप ही को खर्चा करना है, आप ही को टैक्स लेना है। ये स्टार्ट हुआ था अकबर के समय काल से। तो क्या कहेंगे हम लोग? साथ ही साथ इब्राहिम खां को क्या मिलेगा? 4000 का मनसबदारी मिलेगा। 4000 का क्या मिल गया? मनसबदारी। पर आगे जब कहानी बढ़ाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ज्यादा दिन ये जिंदा नहीं रहेगा। इसको मारेगा कौन? जहांगीर का बेटा खुर्रम, मतलब शाहजहां, है ना। शाहजहां क्या करेगा? इसको
हत्या कर देगा। वो तो आगे कहानी में आएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर, समझ में आया? क्या कहानी बताएं कि जहांगीर के समय काल में नागवंशी शासक कौन? दुर्जनशाल। दुर्जनशाल ने मालगुजारी देने से मना कर दिया, तो उस समय बिहार का सूबेदार कौन बना? जफर खां। वो किस पे आक्रमण करने का आदेश था? दुर्जनशाल पे, लेकिन बीमारी हो गया, मर गया। फिर कौन आया? इस्लाम खां। उनकी भी बीमारी से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर 1615 के आसपास नया सूबेदार कौन? कौन सा खां? इब्राहिम खां। ये कहां पे आक्रमण करेगा? दुर्जनशाल में, और उसको पकड़ के बंदी बना के ले जाएगा। और इसी खुशी में इब्राहिम खां को कौन सा उपाधि और साथ ही साथ 4000 का मनसबदारी। अब यहां देखना है, मनसबदारी मतलब एक सेना आपको सौंप देना कि 4000 सेना का देख रेख अब आप ही कीजिएगा। उस 4000 सेना का मालिक कौन? आप। और उसके लिए आपको क्या? कर मुक्त भूमि दिया जाएगा, गांव के गांव आपको दे दिया जाएगा, जहां से टैक्स उठाइए और सेना को रखिए। मतलब आप एकदम राजा वाला फील कीजिएगा। 4000 लोग आपके अंडर में काम करेंगे, वो भी क्या? सेना। अच्छा, इसको जो लेके गया पकड़ के दुर्जनशाल को, इसको रखना होगा ना, इसको कैद बना के रखेगा। कहां पे रखेगा? ग्वालियर के किले में। दुर्जनशाल को जो ये इब्राहिम खां ले गया पकड़ के जहांगीर के पास, तो दुर्जनशाल को कहां रखेगा? ग्वालियर किले में। याद रखिएगा, कौन सा किले में? ग्वालियर किले में। कितना साल तक? ग्वालियर किले में। अब दुर्जनशाल को ग्वालियर किले में कैद रखा गया है। 1615 में ले गया उठा के। कब ले गया है? ये आक्रमण कब हुआ था? 1615 को। अब समय बीतता गया। अब जहांगीर के दरबार में एक दिन समस्या उत्पन्न हो गया। बैगनी कलर का एक हीरा था। एक व्यापारी आया, बहुत ही खूबसूरत हीरा लेके आया, पर कलर क्या था? बैगनी। अब जहांगीर के दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो उस हीरे का पहचान कर पाए कि ये हीरा असली है या नकली है। अब जहांगीर भैया परेशान हो गया कि भैया कोई तो बताओ, ये हीरा हम खरीदे कि नहीं खरीदे? और नकली होगा तो व्यापारी का गर्दन उड़ा देंगे हमको बेचने आया, ठगने आया है। कहने का मतलब क्या हुआ? उस हीरे की पहचान करनी थी। अब जब हीरे की पहचान की बात चली तो पाया गया कि भैया हमारे कैद में कौन है? दुर्जनशाल। और ये तो हीरे का पारखी है, क्योंकि इसी के अंडर में क्या था? हीरे का खान था। ये बताएंगे आपको, तुजू के जहांगीरी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कुकराहा, झारखंड को क्या कहा गया? कुकराहा। कि कुकराहा के जो नागवंशी राजा है वो खान आलमा है, मतलब हीरे के खान का मालिक है। ये जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उसी में लिखा हुआ है। कहा गया कि झारखंड क्षेत्र में एक जगह है सावलेमपुर। अब वो एक्चुअल में कौन सा जगह कह रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सावलेमपुर नामक जगह है जहां पे किसकी खान है? हीरे की खान है, डायमंड माइंस है। ये सब कहां लिखा है? तुजू के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा में। खैर, तो अब हीरे का पहचान हुआ नहीं, तो कहा कि किसको बुलाओ? हीरे के पारखी को। और हीरे का पारखी कौन? दुर्जनशाल। हीरे का पारखी बुलाया गया इनको। अब कुछ किताबों में जो हीरे का ये पहचान करवाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 बकरा बुलाया और सींग में बांध दिया और आपस में लड़ा दिया। जो टूट जाएगा वो नकली, जो नहीं टूटेगा वो असली। अब जो भी हो, दुर्जनशाल ने हीरे का पहचान किया, सही हीरे का क्या कर दिया? पहचान कर दिया। और इस बात से जहांगीर को खुशी मिला कि अच्छा आदमी बेकार कैद में रखे। तो 12 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद इसको एहसास हुआ। 1615 में ले गया था, उस समय नहीं लगा था। 12 वर्षों के बाद इनको लगा कि ठीक है आदमी है, बेकार कैद में रखे हैं, क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो 12 वर्षों के बाद 1627 में देखिएगा कब छोड़ रहा है? 1627 को दुर्जनशाल को ग्वालियर के किला से रिहा कर दिया जाता है कि जाइए आप कुकरा, मतलब झारखंड जाइए और क्या बनाइए? अपना राजपाट बनाइए। लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त?
कि जब आप राजा बनिएगा तो आपको टैक्स देना होगा। कितना? 6,000 रुपया 1 साल का। जहांगीर बोला दे देंगे भैया, जेल कैद में रहने से अच्छा राजा बन के रहेंगे, 6,000 देना है ना, दे देंगे। 12 वर्षों में इंसान को एहसास हो ही जाता है कि जेल में रहना ठीक नहीं है। तो 1627 में जब दुर्जनशाल को रिहा किया गया तो क्या शर्त रखा गया कि आपको क्या देना पड़ेगा? 6,000 रुपया सालाना कर देना होगा, 1 साल का सालाना माल गुजारी देना होगा। लेकिन यहाँ पे दुर्जनशाल एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कहा कि हमको तो आप छोड़ दे रहे हैं, ये तो ठीक है, हम जाके आपको टैक्स दे देंगे, पर मेरा भी कुछ शर्त है। बोला शर्त तो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, हमारा मतलब हाँ रिक्वेस्ट है। बोला 2 रिक्वेस्ट है आपको रखना होगा। बोला क्या? बोला पहला रिक्वेस्ट, मेरे साथ साथ मेरे जितने सारे सामंतों को पकड़ा गया था, महाराजा पकड़ा गया होगा तो महाराज का दीवान, सेनापति सब पकड़ाया गया होगा, कहा कि उन लोगों को भी क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। जब हम जा ही रहे हैं तो उन लोग को भी साथ में लेके चलेंगे। जहांगीर बोला ले जाओ, ऐसे भी खर्चा बढ़ रहा था, मतलब मुक्त कर देते हैं। बोला दूसरा बात, जो ये दरबार है, मुगल दरबार है, इसमें छोटा नागपुर के महाराजा के लिए या महाराजा के जो भी कमांडर आते हैं उसके लिए कोई बैठने का जगह ही नहीं है। तो मुगल दरबार में कम से कम छोटा नागपुर के महाराज से जो भी आएंगे, जो भी बातें करने आए, कुछ मैटर पे सुलह करने आए, उनके लिए कम से कम क्या हो? एक बैठने का तो जगह हो, कुर्सी का तो व्यवस्था हो। पता चला आए महाराज ऊपर बैठे हुए, हम लोग खड़े खड़े बात किए चले गए, तो कम से कम छोटा नागपुर से या कोकराहा से जो भी महाराज आए उनके बैठने के लिए क्या हो? आसन, एक जगह हो। ये 2 बात किसने कहा? दुर्जनशाल ने कहा। तो दोनों शर्त जहांगीर ने स्वीकार कर लिया कि नहीं बात तो सही कर रहा है, अच्छा आदमी है। इनके साथ साथ क्या कहा कि मेरे साथ जितने सारे आप सामंतों को पकड़े थे, दीवान, सेनापति, इन लोग को भी क्या कर दीजिए? रिहा कर दीजिए, और मुगल दरबार में क्या लगा दीजिए? आसन लगा दीजिए, बैठने के लिए आसन लगा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। इससे थोड़ा सा जहांगीर प्रभावित भी होगा कि अपने साथ साथ ये दूसरे के बारे में भी सोच रहा है। तो जहांगीर ने इनको एक टाइटल दिया, शाह। क्या कहा? आप क्या है? बादशाह है, बादशाह है, आते हैं ना। तो दुर्जनशाल को जहांगीर ने एक उपाधि दिया। किसकी उपाधि दी? शाह की उपाधि। इसलिए कई के बाद इनका नाम दुर्जनशाल के जगह क्या लिखाता है? दुर्जनशाह लिखाता है। जब वो वापस आता है 1627 में तो उनका नाम दुर्जनशाल ना रह के क्या हो जाता है? दुर्जनशाह हो जाता है। अब जैसे ही वो वापस आया तो नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? खुगरा। अब 12 साल तक तो ये थे नहीं। जब ये 12 साल तक नहीं थे तो नागवंशी के जितने परिवार के लोग थे, सामंत लोग बचे हुए थे, सब अपने आप को छोटे छोटे क्षेत्र में क्या बना लिए थे? राजा बना लिए थे कि हम अपना राजा, ये अपना राजा। सिंपल सा बात है कि मेन राजा तो है नहीं, तो हर कोई छोटा छोटा सेना लिया, अपना अपना गांव शासन कर रहा था, मेन कोई राजा था ही नहीं। तो इसको लगा कि जो राजधानी कुकरा है अब इतना सुरक्षित भी नहीं है। इब्राहिम खां आया था, पीट के हमको बंदी बना के ले गया। अब जो राजधानी हमको बनाना है, एकदम क्या बनाना है? सुरक्षित बनाना है। इतना सुरक्षित राजधानी बनाए कि कोई आसानी से उस पर जीत ना प्राप्त कर पाए। तो वापस आने के बाद ये क्या बनवाया? राजधानी को परिवर्तित किया। और देखिए ये खुकरा से राजधानी को कहां ले गया? ढोइसा। खुकरा से कहां गया? ढोइसा। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे, फणी मुकुट राय, उसके बाद चुटिया, प्रताप राय, उसके बाद भीमकर्ण, खुगरा। और खुगरा से कहां गया? कौन लेके गया? दुर्जनशाल। इसके बाद फिर चेंज होगा, ढोइसा से कहां जाएगा? पालकोट। कौन ले जाएगा? यदुनाथ शाह। ढोइसा के बाद कहां जाएगा? पालकोट। याद देखिएगा, ढोइसा के बाद कहां जाएगा? पालकोट। पालकोट कौन ले जाएगा? यदुनाथ शाह। पालकोट से फिर जाएगा पालकोट भैरव। पालकोट से कहां जाएगा? पालकोट भैरव। ये ले जाएगा जगन्नाथ शाह। और यहां से आखिरी में कहां आएगा? रातूगढ़। ये रातू वाला, ये कहां जाएगा? उदयनाथ शाह।
ये कौन लेके आएंगे? उदयनाथ शाह। अब शाह लगा रहे हैं ना, यानी दुर्जन साल के बाद से जितना राजा होगा सब अपने नाम के साथ क्या जोड़ेगा? शाह का टाइटल जोड़ेगा। और दुर्जन साल को शाह का पदवी किसने दिया? जहांगीर ने दी थी। फुकरा से पहले कहां था? चुटिया। फुकरा से पहले कहां पे लिखेंगे हम लोग? चुटिया। चुटिया से कौन ले गया था? भीमकर्ण। और चुटिया से पहले कहां पे था? सुतियाम्बु। ये है नागवंश के राजधानी का क्रम। यहां कौन बनाया था? फणी मुकुट राय। फणी मुकुट राय, इसके बाद प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जन साल, यदुनाथ, जगन्नाथ, उदयनाथ। ठीक है, यदुनाथ, जगन्नाथ, उदयनाथ। इधर दुर्जन साल, यहाँ कौन? भीमकर्ण। यहाँ कौन? प्रताप राय। यहाँ कौन? फणी मुकुट राय। ये पूरा सीक्वेंस है नागवंश के राजधानी का। खैर, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ढोइसा में है। कहानी हमारा कहाँ पहुंचा है? ढोइसा। यानी दुर्जन साल ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? ढोइसा। और इस ढोइसा में एक किला बनाया, इसको नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरत्नगढ़ का किला। जब ये किला बनाया गया था तो ये किला अभेद्य किला माना गया था। तीन ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था। ये किला तीन ओर से क्या है? पहाड़ से घिरा हुआ है। ये 5 मंजिला किला था। जब बनाया गया तो कितना मंजिला? 5 मंजिला किला बना। ठीक है, इस किले के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मोटाई थी, दीवार का मोटाई 33 फीट था। अगर कोई दीवार को तोड़ना चाहता है तो 33 फीट मोटा दीवार था। तोड़ना कितना टफ होगा। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए किले के चारों ओर खाई बनवा दिया गया था, और खाई में पानी छोड़ के मगरमच्छ, कि अगर कोई तैर के जाने का प्रयास करेगा तो मगरमच्छ का शिकार बन जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक किला बना था। इस किले को आज भी क्या कहा जाता है? झारखंड का हम्पी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस किले को क्या कहा जाता है? झारखंड का हम्पी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो नवरत्नगढ़ का किला है ये मुगल शैली से प्रभावित है। दुर्जन साल कहां पे क्या था? ग्वालियर किले में। तो देखा कि मुगल लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या बनाता है। तो ये जो किला है नवरत्नगढ़ का किला, ये किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली। कौन सा शैली? मुगल शैली से प्रभावित था। हाँ कि ना? नवरत्नगढ़ का किला किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली। तो मुगल शैली से था, इसलिए इसमें किसकी व्यवस्था होगी? झरोखा दर्शन। किसका व्यवस्था होगा? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन मतलब राजा महाराजा का दर्शन करना। लोग लाइन पे खड़े होते थे कि किसी एक बार महाराज को हम लोग क्या है देख पाए, तो महाराज आराम से खड़े होते थे, वहां सारा जो जनता होती थी उनको देखते थे। हाँ, वही शाहरुख सलमान खान वाला। यानी क्या हो गया? झरोखा दर्शन की व्यवस्था कहाँ थी? नवरत्नगढ़ के किले में थी। यहाँ एक दरवाजा था, इसको मेदिनी राय बाद में ले जाएगा लूट के। नागपुरी दरवाजा 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा। यहाँ पे एक दरवाजा था, कहा जाता है, जो अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पलामू किला में। वर्तमान में पलामू किला में देखिएगा क्या नाम था? नागपुरी दरवाजा। नागपुरी दरवाजा क्या बताएं इसको हम? इसका जो ऊंचाई था 40 फीट और 15 फीट चौड़ा। कितना बड़ा दरवाजा होगा? 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक दरवाजा था। नाम क्या है? नागपुरी दरवाजा। इसी को बाद में लूट के ले जाएगा मेदिनी राय और पलामू किला में लगवाएगा।
तो यानी कि 12 साल के बाद जब वापस आए दुर्जन साल, तो ये सारा काम करवाया। नवरत्नगढ़ का किला बनवाया, या इसको ढोइसागढ़ का किला भी कहा जाता है। ढोइसागढ़ का किला भी कहते हैं। कितना मंजिला था? 5 मंजिला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का हम्पी कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा दरवाजा है? इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेंज किया था कि तीनों ओर से क्या होगा? पहाड़ से घिरा हुआ है, एकदम अभेद्य किला माना जाएगा। क्लियर है? लिखाना पड़ेगा। लिख लिए? पीछे वाला कहाँ लिखना पड़ेगा? यहां से लिखाना पड़ेगा। चलिए तो ऑनलाइन हम लोग बंद कर देते हैं।